नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चिंता यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। खबरों की माने तो पीएम मोदी ने वाराणसी में करीब 12,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। साथ ही आयुष्मान पीवीसी कार्ड भी लॉन्च करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी लाभार्थियों को कार्ड देकर आयुष्मान पीवीसी कार्ड योजना का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर वाराणसी में कई तैयारियां की गई हो और इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी के होने वाले जनसभा स्थल का निरीक्षण भी किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वे वाजिदपुर स्थित पीएम मोदी के होने वाले जनसभा स्थल पर निरीक्षण के बाद सर्किट हाउस पहुंचे। मीडिया से बातचीत में केशव प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री काशी आ रही हैं, जहां वो सौगात की बरसात करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री ने सावन की सभा को बधाई दी है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री वाराणसी आ रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह कार्यक्रम निश्चित तौर पर गरीब कल्याण से जुड़ा हुआ है। कल 7 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन है। उनका यहाँ संसदीय क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उसका यह संसदीय क्षेत्र है। सौगात की बरसात लेकर के वो आ रहे हैं और बाकी चर्चा कर रहे हैं। कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी ने महान स्वतंत्रता सेनानी मुखर्जी जी को नमन किया है। सीएम योगी ने कहा कि अकाल के दौरान उन्होंने मानवता की सेवा की। नेहरू सरकार ने तुष्टीकरण किया था। सीएम ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे को लेकर इस्तीफा दे दिया था। मात्र 33 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य उनके द्वारा किए गए। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में उद्योग व खाद्य और रसद मंत्री के रूप में उन्होंने जो आधारशिला रखी वह आज भी। चलिए बात करेंगे बाराबंकी की। बाराबंकी में माफिया मुख्तार अंसारी और उसके साथियों पर दर्ज गैंगस्टर के मामले की सुनवाई जिले की एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही है। आरोप निर्धारित किए जा चुके हैं और आज इसी को लेकर सुनवाई होनी है। गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराने वाले इंस्पेक्टर बयान देंगे। बताते चले मुख्तार और उसके गुर्गों पर फर्जी एम्बुलेंस गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। 22 जून को कोर्ट में मुख्तार की पेशी हुई थी और आरोप तय हुए थे। तो यूपी के शाहजहांपुर में एक दिन की हुई बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। 188 छोटे बड़े नालों की तीलेझार सफाई और नगर निगम का दावा एक दिन की बारिश ने खोखला साबित कर दिया है। सबसे ज्यादा जल भराव नगर निगम कार्यालय के आसपास ही दिख रहा है। नगर निगम परिसर में ही पानी भरा हुआ है और इसके अलावा शहीद उद्यान, टाउन हॉल, रोडवेज, रेलवे फाटक के आसपास जल भराव से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। कई घंटे बाद पानी उतरने पर लोगों ने राहत की सांस ली। इसके अलावा खिड़नीबाग, अंटा क्षेत्र, पुराने जिला अस्पताल मार्ग आदि स्थानों पर जल भराव और कीचड़ से लोग परेशान हैं। वो ऊंची हो जाएं तो लोगों के घरों में पानी नहीं भरेगा। आज सुबह से फ़ोन आना शुरू हो गए। कई कॉलोनियों के राकेश हैं, वहाँ के शांतिपुर में, उन्होंने फ़ोन किया मेरे घर में पानी घुस गया। तो मैंने वहाँ जाकर देखे, वास्तव में उनके घर में पानी भरा हुआ है। मैंने संतोष कुमार शर्मा जी को, नगर आयुक्त साहब को फ़ोन भी किया हमने कि आप इसे दिखवाइए और अपने जेई को भेजिए। तो उन्होंने कहा अभी हम भेज रहे हैं। तो वो लोग अपने देखें और उन गलियों को ऊंचा करें, जिससे मोहल्ले वासियों की परेशानी दूर हो सके। उनका
चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां बाढ़ को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें, पिछले साल हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी ने भारी तबाही मचाई थी और इसी की वजह से हमीरपुर जिले में जिला प्रशासन ने बाढ़ राहत की तैयारियां शुरू कर दी है। राहत शिविरों से लेकर राहत सामग्री तक की व्यवस्था की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। गौरतलब है, पिछले साल बाढ़ की चपेट में आकर कई गांव प्रभावित हुए थे। सैकड़ों एकड़ फसलें बाढ़ के पानी से बर्बाद हो गई थी। कई मकान बाढ़ की चपेट में आ गए थे और हजारों लोग बेघर हो गए थे। वहीं तबाही से बचने के लिए जिला प्रशासन ने अभी से ही बाढ़ राहत से जुड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबर वृंदावन से है, जहां बीते दिन पुलिस को प्रेम मंदिर में बम मिलने की सूचना पर पुलिस महकमे और साथ ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया था। वहीं इस मामले में झूठी सूचना देने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल बताते चले, 2 जुलाई को एक अज्ञात व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन नंबर से सूचना दी कि प्रेम मंदिर में बम रखा हुआ है। इस सूचना से मंदिर प्रबंधन में हड़कंप मच गया था। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस प्रशासन ने मंदिर में सर्च ऑपरेशन भी चलाया था, लेकिन कुछ नहीं मिला। एसएसपी ने बम की सूचना देने वाले फोन नंबर को सर्वेलेंस पर लगाया था तो पता चला कि यह नंबर वाराणसी के गांव का ही है, जिसे वृंदावन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि आरोपी युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है। एसएसपी ने यह भी बताया कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के सामान चोरी करने की घटनाओं में भी वो शामिल रहा है। करीब 10 दिन से यह मथुरा वृंदावन में रह रहा था। यूपी के पीलीभीत में महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। घर के अंदर खून से लथपथ निवस्त्र अवस्था में महिला का शव मिला है। दिन दहाड़े हत्या की घटना से इलाके में दहशत देखने को मिल रही है। जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ सहित भारी पुलिस घटनास्थल पर तैनात रही। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला पूरनपुर नगर के साहूकारा लाइनपारा मोहल्ले का बताया जा रहा है। का मर्डर हुआ है आज बुलंद खां की बीवी। हालांकि इनका पूर्व निकाह हुआ था, दोबारा से निकाह हुआ और इनका आज दिन विवाह चलता रहता था। अब वो विवाह चलता था प्रॉपर्टी की बदौलत। प्रॉपर्टी थी इनकी 17.5-18 लाख रुपये प्रॉपर्टी इनके नाम में थी, वो उन्होंने बेच दी थी। आज दिन इसी बात पर विवाद होता था और इनके दामाद भी उसी पे ही पैसे पर एक्शन लिया करते थे वो लोग। बस इसी हमें पूरी उम्मीद है कि इन तीनों का ही हाथ हो सकता है। इन तीनों ने शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर सोमशेखर दीक्षित को सुपारी किलर ने जान से मारने की धमकी दी है। सुपारी किलर ने 80 लाख से सौदा किया है और यह अज्ञात व्यक्ति ने डॉक्टर से फोन से बात कराई थी। डॉक्टर ने राजन शर्मा समेत 2 लोगों पर केस दर्ज कराया है। सुपारी किलर ने मिलने के लिए फोन से बात की है। पुलिस के अधिकारी सर्विलांस के जरिए छानबीन में जुटी है। मामला थाना चौक कोतवाली के शेखर अस्पताल का बताया जा रहा है। कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले डॉक्टर सोमशेखर दीक्षित जी जो शेखर हॉस्पिटल चलाते हैं, उन्होंने 3 तारीख को ये कंप्लेन दी थी कि 3 तारीख को उनके क्लिनिक पर लड़का आया। उसने लड़के ने अपने फ़ोन से एक व्यक्ति से उनकी बात कराई। बात करने व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर साहब के नाम पर उसको 80 लाख की सुपारी दी गई है, लेकिन वो डॉक्टर को माना नहीं चाहता है। उसने कहा डॉक्टर साहब को मिलने को बुलाया जनपद के बाहर। इस संबंध में डॉक्टर साहब जो कंप्लेन दी उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और पूरी घटना के अलावा के लिए कौन उसके पीछे हैं उनको पकड़ने की जानकारी के लिए। उधर यूपी के बदायूं में गड़ियाचौर गांव में ट्रैक्टर में जुड़े रोटावेटर की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक किसान धान की रोपाई करने के लिए ट्रैक्टर से रोटावेटर की जोड़ रहा था और इस दौरान किसान रोटावेटर की चपेट में आ गया और उसमें फंस गया, जिससे किसान की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कंधार कर रहे थे, कंधार कटते हुए रोटा से कट गए हैं। अच्छा, रोटावेटर से। हाँ। अच्छा, फिर आप इलाज के लिए कहीं ले गए थे? तो टाइम ही नहीं मिला। खबर यूपी के पीलीभीत के जहानाबाद क्षेत्र से है, जहां एक महिला को सांप ने काट लिया, जिसके बाद आनंद फानन में परिवार वालों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बताते चले, महिला जमीन पर सो रही थी और इस दौरान सांप ने उसे काट लिया। फिलहाल महिला इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हमारा दूसरा एक मकान बना हुआ है जी। तो ये उस मकान में आराम से लेटी हुई थी। मैं दूसरे मकान में था, ये फर्श पे लेटी हुई थी तो बता रही थी अचानक से किसी चीज़ इन्होंने मतलब शरीर पर लगा था गुलगुला प्यार। तो इन्होंने देखा था
तो वो अचानक से इन्हें सांप लगा था। अब इन्होंने सांप लगा तो इन्होंने उसको ये नहीं पहचान पाई कौन सा है, ये बता रहे हैं उस पर सफ़ेद सफ़ेद थे, मतलब थोड़े ज़्यादा मोटा भी नहीं बता रही थी। अब ये नहीं पता कि सब था कौन सा, तो उसमें मतलब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पर काटा था कोख के पास में, वहाँ पर ये परपरा भी रहा है। तो हम तो बाद में पता चला तो देखा तो हम सीधे यहाँ पर लेके आ गए थे बिरिंज डिस्ट्रिक्ट में। उधर बरेली में विश्वविद्यालय के पास मजार हटाने को लेकर विरोध किया गया, जिसमें सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे। लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। बीडीए के नोटिस देने के बाद खलबली मच गई। कई गांव के मुस्लिमों ने विश्वविद्यालय के गेट पर डेरा डाल दिया। मौजूद साहब सैयद साहब के पास सुबह फिर पुलिस वाले आए, उन्होंने आन के कहा चौकी पर आप आइए, अधिकारी लोग आ रहे हैं, इसको हटाने का आर्डर हो चुका है, इस सिलसिले में बात करना चाहते हैं। हम लोग चौकी पे जा रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे अधिकारियों से। हमारा बिल्कुल स्पष्ट व्यू है कि 1921 में ये बरेली शहर कायम हुआ है और 1921 के अंदर 1921 के अंदर शहर कायम हुआ, उससे पहले जो भी निर्माण है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, वो वैध है। और उसके बाद अगर कोई भी निर्माण बना है वो अवैध श्रेणी में आता है, हम खड़े होकर प्रशासन के साथ उधर। खबर वाराणसी से है, जहां ऑटो चालकों ने नगर निगम के कर्मचारियों पर टिकट काटने का आरोप लगाया है। वाहन चालकों का कहना है कि नगर निगम के ऑटो स्टैंड के अंदर ही उनके वाहनों का टिकट काटा जाता है, लेकिन निगम के कर्मचारी स्टैंड के बाहर खड़े वाहनों का भी टिकट काटकर पैसे वसूल रही हैं। लोगों का यह भी कहना है कि टिकट महिलाएं काट रही हैं, जो पैसे न देने पर मुकदमा दर्ज कराने तक की धमकी दे रही हैं। हमारे बनारस में आ रही है, इससे पहले 10 रुपए की रसीद काटी जाती थी और स्टैंड में काटी जाती थी, स्टैंड के बाहर नहीं काटी जाती थी। आज के डेट में गुंडा बदमाशों की तरह रोड पे रोक करके और वसूली की जा रही है और 10 की जगह पे 15 रुपया की जा रही है, जो ये बाइलाज अपना दिखा रहे हैं। इससे पहले भी ये टेंडर की प्रक्रिया यही थी, 10, 15, 25, लेकिन वो नहीं होता था। ठेकेदार यूनियन से मिल करके सिर्फ 10 रुपए की, ये जनता जो ड्राइवर हमारे गरीब ड्राइवर हैं, इनका शोषण न हो इसलिए ठेकेदार यूनियन से मिल करके विरोध करना जो ऑटो चालक या ऑटो यूनियन विरोध करे वो 100% है। आज नगर निगम 2007 से लगातार संपूर्ण महानगर स्टैंड के नाम पर ठेका दे रहा है और 2007 से लेकर आज तक जो वो स्टैंडों की सूची जारी कर रहा है लमसम सेम है कागजों पर, लेकिन ज़मीन पर क्या है ये सारा बनारस देख रहा है। पूरे बनारस में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, खोल के देख लिया जाए कि रसीद किस तरह कट रही है और कैसे कट रही है। 1 तारीख से नया टेंडर हुआ है, शायद इसकी जानकारी आप लोगों को भी होगी। नया टेंडर हुआ है, नए ठेकेदार आए हैं, तो नया टेंडर तो हुआ है, नया ठेकेदार आए जरूर है, लेकिन नियम वही पुराना है। लेकिन ये अपने नियम से रसीद काट रहे हैं। ऑटो चालकों ने इसकी शिकायत हमारी यूनियन में आकर किया। यूनियन को बताया उन्होंने कि ये लोग सड़क पर उतरकर बिना स्टैंड के 10, 15 रुपए की, 25 रुपए की या 10 रुपए की रसीद दौड़ा कर काट रहे हैं। लड़कों का कोई मानक नहीं है, 10 है कि 15 है कि 5 है, जो घेर ले रहे हैं और रसीद काट रहे हैं। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां 17 सालों के प्यार को पति ने पल भर में बिसरा दिया और पत्नी बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। अब आलम यह है कि महिला अपने बच्चों के साथ त्रिपाल और पत्नी डालकर रहने को मजबूर है। परेशानी की इस घड़ी में महिला भीख मांगकर जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रही है। जानकारी के मुताबिक महिला बिहार की रहने वाली है, जिसकी शादी 22 साल पहले इस शख्स से हुई थी, लेकिन अब अचानक पति ने अवैध संबंधों के चलते उसे घर से निकाल दिया। उधर महिला की यह हालत देखकर कुछ लोगों ने उसकी ओर मदद के हाथ बढ़ाए हैं और उसकी हर संभव मदद कर रहे हैं। पास तो कोई ज़मीन वमीन है नहीं, प्रशासन से हम लोग बात करेंगे और इसको ज़मीन दिलाने का प्रयास करेंगे। ये पिछले 8.5 साल से मैं देख रहा हूँ, 8 साल से, और ये पहले खाली तिरपाल बांध के यहाँ पे रह रही थी। अब तो थोड़ी बहुत टीन ऊन डाल रखी है इसने। इसकी एक लगभग इस समय 8-9 साल की एक लड़की है और लगभग 17 साल का लड़का हो गया है। अब ये पहले अब इससे जानकारी लगी कि इसे जो है इसके पति ने छोड़ दिया था, तो ये यहाँ आके रहने लगी। उस समय इसकी लड़की की उम्र जो है लगभग 6 महीने की थी और लड़का लगभग 9-10 साल का। खबर यूपी के मुरादाबाद से, जहां एक ही गांव में दीवार काटकर 5 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बता दें, चोरी की वारदात से गांव में हड़कंप मच गया। चोरों ने लाखों की चोरी की है।
वहीं 5 घरों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। थाना इलाके में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। कुंद्रुकी थाना क्षेत्र इलाके के गजीपुर का यह मामला बताया जा रहा है। उधर अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना इलाके में देर रात एक पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी पर तेजाब से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, पति और उसके साथियों द्वारा जबरन घर में घुसकर फायरिंग की। इस दौरान पत्नी ने खुद को कमरे के अंदर बंद करके अपनी जान बचाई। इसके बाद पीड़ित पत्नी आरोपी पति के खिलाफ शिकायत लेकर थाने पहुंची और आरोपी पति पर कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने पीड़ित पत्नी की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। था जब मैं घर पहुंची उनसे बात करने के लिए मैं 4 घंटे दरवाज़ा पीटती रही, किसी ने खोला नहीं। मैंने पुलिस की भी मदद मांगी। फिर पता चला कि वो जब मैं घर में किसी ने नहीं खोला, मैं घर में आ गई हूँ मैंने उसके बाद इन्हें कॉल करी है तो मालूम होता है कि वो भाग गए सब छोड़ के। और विवाद चल ही रहा था हमारा और केस भी चल रहा है मेंटेनेंस वगैरह का। तो सर जब से मैं घर में अकेली रह रही थी, बच्चे के साथ ही मेरा बच्चा है 3.5 साल का, ये मेंटली डिस्टर्ब है, वर्चुअल ऑटिज्म है इसको। तो सर इसका ट्रीटमेंट वगैरह सब रुका हुआ था, कोई घर में ही मुझे रहना था। तो सर उसके बाद में जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, एक असलम नाम का एम्बुलेंस माफिया है, वो मुझे रास्ते में रोकता है, मुझे धमकाता है मकान खाली करने के लिए कि मकान खाली करो, यहाँ नहीं रह सकती हो और जो है वरना तुम्हारे बच्चे को काट देंगे। तो सर उसके बाद में सर वो भी मैं इग्नोर कर रही थी कब से। फिर सर पुलिस चौकी से मेरे पास कॉल आती हैं, वो लोग मुझे कॉल करते हैं, मेरे पापा को कॉल करते हैं कि घर अपनी बेटी से कहो घर खाली करे वरना तुम सबके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सर उसमें भी हम लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं करा, हमने कहीं कुछ नहीं कहा, हम चुपचाप घर में रह ही रहे थे। तो कल रात को 12:15 बजे करीब मेरा गेट पीटना शुरू हो गया। तो सर आवाज़ आई तो मैंने ऊपर अंदर के रास्ते से ऊपर जाके देखा तो मेरे हस्बैंड मोहम्मद अली उर्फ शेखू और असलम एम्बुलेंस माफिया जो गैंगस्टर से अभी बाहर आया 15 दिन पहले, वो दोनों थे और एक और था जिसको मैं नहीं पहचानती। ये 3 लोग थे करीबन। सर इन्होंने गेट पीट रहे थे बुरी तरीके से और कह रहे थे कि यहाँ रहेगी तो जिंदा नहीं रहे। चलिए अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।